हाय गाइस, आज हम बातें करने वाले हैं द वॉच 2 मूवी की। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि किस तरीके से आर्या को प्रताप अपने वश में कर लेता है वशीकरण के द्वारा, और उसका पिता प्रताप को अपने ही घर में बंदी बना लेता है। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। यहाँ पे हम स्कूल की काफ़ी सारी बच्चियों को देखते हैं जो कि अपने कैफेटेरिया में बैठकर लंच एंजॉय कर रही होती हैं। एक लड़की वहाँ पे अचानक बेहोश हो जाती है और वार्डन जो है वो सारी लड़कियों से पूछती है कि इसे क्या हुआ। हम देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियाँ एकदम ही चुप हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि कोई भी किसी का जवाब नहीं दे रहा था। हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी आता है और सारी बच्चियों को कहता है कि तुम में से 10 लड़कियों को छत पर जाना है और छत की बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाना है। नेक्स्ट सीन में हम क्लास टीचर्स को देखते हैं जो कि क्लासेस में अपनी जा रही होती हैं। वो क्लासेस को खाली देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि उनके क्लासेस में एक भी बच्चे नहीं रहते हैं। टीचर जब खिड़की से बाहर देखती है कि बच्चियाँ कहीं प्लेग्राउंड में तो नहीं है, तभी वो एक ऊपर से बच्ची के गिरने की आवाज़ सुनती हैं और ये सब देखकर वो टीचर भागती हुई बाहर जाती है। वो देखती है कि एक बच्ची छत पर से कूद गई रहती है और जब वो छत की ओर देखती हैं तो उन्हें और भी लड़कियां नज़र आती हैं जो कि छत की बालकनी पर खड़ी रहती हैं। इसके बाद स्कूल की एक और टीचर भागकर छत की ओर जाती है। वो छत पर जाके उन बच्चियों से बातें करती है कि तुम लोग आखिर क्यों कर रही हो ये सब, किसने कहा है, जल्दी से नीचे आ जाओ। ये बच्चियां बस एक ही बात दोहरा रही होती हैं कि अंकल ने कहा है कि 3 बजे उन्हें यहाँ से कूद जाना है। ये टीचर उनसे पूछती है कि आखिर ये अंकल कौन है और तुम लोग ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। शिफ्ट होता है, हम आर्या को देखते हैं जिस पे प्रताप ने वशीकरण किया था। यहाँ पे हम आर्या के पिता को देखते हैं। हमें इस सीन में ये पता चलता है कि आर्या पर से अभी भी वशीकरण नहीं हटा था। आर्या अभी भी प्रताप के वशीकरण के वश में थी। नेक्स्ट सीन में आर्या का पिता मार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहा होता है, तभी मार्केट के टेलीविज़न में उसे एक न्यूज़ फ्लैश होती हुई दिखाई देती है जिसमें वो देखती है कि एक टीचर बता रही है कि किस तरीके से बच्चियां छत पर से कूद रही हैं और वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही हैं कि अंकल ने उन्हें कहा है ऐसा करने को, और वो किसी की बात नहीं सुन रही है। इसके बाद अथर्व जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और घर वापस आता है। यहाँ पर हम प्रताप को देखते हैं जिसको अथर्व ने इतने साल से अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। वो प्रताप से पूछता है कि तुम्हारे जैसे और कितने हैं। और इसके बाद स्कूल पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक छोटी बच्ची रो रही होती है और वो रोते हुए अपने प्रिंसिपल को बताती है कि अब वे सारी लड़कियां कूद जाएंगी, और इसके बाद हम देखते हैं कि छत पर खड़ी बाकी लड़कियां भी नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। यहाँ पर पुलिस भी आई हुई रहती है। ये बच्ची पुलिस को बताती है कि अंकल ने कहा है कि अगर प्रताप को नहीं ढूंढा गया तो ये सब जो भी हो रहा है और भी बुरा हो सकता है। इसके बाद पुलिस वाले इन बच्चियों से पूछते हैं कि आखिर ये अंकल कौन है और वो उन्हें प्रताप को ढूंढने के लिए क्यों बोल रहा है। थोड़ी देर बाद ये बच्चियां अपनी टीचर पर हमला कर देती हैं और स्कूल से बाहर निकलने लगती है। पुलिस इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन ये बच्चियां पुलिस पर भी हमला कर देती हैं। कुछ बच्चियां अभी भी स्कूल के अंदर ही रहती हैं और कुछ बच्चियां स्कूल से बाहर निकलकर लोगों के साथ मारपीट करने लगती हैं। इन बच्चियों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए होते हैं, वो भी इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ये बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार करने लगी थी। ये अपने ही माता और पिता को मारने लगी थी और इनके डर से सारे लोग घर के अंदर छुप गए थे। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये उसने ऐसा पहली बार देखा है और उसे काफ़ी बड़ी फोर्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बच्चियाँ शहर में काफ़ी ज़्यादा आतंक फैला रही होती हैं। कुछ बसेस पे चढ़ के बस के ड्राइवर को मार देती हैं और बस वहाँ पे टकरा जाती है, और कुछ तो ऐसे ही रोड पे चल रहे लोगों पे हमला कर देती हैं और उन्हें मार डालती हैं। शहर में पूरी तरीके से इन बच्चियों का आतंक फैल चुका था। लोग इन बच्चियों से डर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि ये बच्चियां ज़ॉम्बीज़ बन गई हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं। स्कूल में अभी भी कुछ बच्चियां बैठी हुई रहती हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी कि आखिर तुम लोगों को ऐसा क्या हुआ है, किसने कहा है तुम लोगों से कि प्रताप को ढूंढना है और आखिर ये प्रताप है कौन। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में
बच्चियाँ उस पुलिस ऑफिसर पर भी हमला कर देती हैं और वो पुलिस ऑफिसर भी घायल हो जाता है। इधर अथर्व अपनी बच्ची को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वशीकरण से ज़रूर निकालूंगा, और इसके बाद सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है। पुलिस ऑफिसर बच्चियों से पूछ ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अथर्व आ जाता है और उसने कहा कि प्रताप उसके पास है। ये सब सुनकर लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये प्रताप है कौन, और ये बच्चियाँ इस किस अंकल के बारे में बात कर रही हैं। प्रताप यहाँ पे पुलिस वाले को सारी बातें बताता है। प्रताप एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। वो लोगों पर वशीकरण करता है, और उन्हीं के जैसा एक और भी है जिसने इन बच्चियों पे वशीकरण किया है, क्योंकि प्रताप तो मेरे पास है और प्रताप की ऐसी हालत नहीं है कि वो इन बच्चियों पे वशीकरण कर पाए। मुझे पूरा यकीन है कि इन बच्चियों पर जिसने भी वशीकरण किया है वो इसी रूम में मौजूद है, क्योंकि वशीकरण के नियम के अनुसार अगर वो इंसान ज़्यादा दूर चला गया तो इन बच्चियों पर उसके वशीकरण का कोई असर नहीं होगा। वो इंसान ज़रूर इस रूम में ही कहीं पर है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, वशीकरण का असर दूर जाने पे खत्म होने लगता है। और हम यहाँ पे राजनाथ को देखते हैं जो कि प्रताप का भाई रहता है। राजनाथ टीचर और स्टूडेंट से कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस अपना भाई प्रताप चाहिए, और प्रताप मिलने तक मैं इन बच्चियों का यूज़ करूँगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी राजनाथ की बात मानने को तैयार नहीं होता है। तो राजनाथ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ। वहाँ खड़ी एक लड़की को कहता है कि तुम खुद को चाकू मारो, और अगर तुम्हें कोई बचाने आए तो तुम उसे भी चाकू मारो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की खुद को चाकू मार लेती है और वो वहीं पे मर जाती है। इसके बाद लोगों को भरोसा हो जाता है कि राजनाथ ने ही वशीकरण किया है, और राजनाथ के वशीकरण को तोड़ने के लिए उन लोगों को प्रताप को ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर पुलिस वाला राजनाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले पर एक छोटी बच्ची हमला कर देती है। और राजनाथ कहता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा, ये लड़कियाँ पूरी तरीके से मेरे कब्जे में है, मैं जो बोलूँगा ये लड़कियाँ वही करेंगी। और वो एक लड़की को ऑर्डर करता है कि तुम अपने माता पिता को मार डालो, और वो लड़की अपने माता पिता को मार देती है। इस पर अथर्व कहता है, मैंने तुम जैसे एक को अभी भी अपने पास बंद करके रखा है, तो तुम ये जो सोच रहे हो इन बच्चियों को दिखाकर तुम मेरा मन बदल दोगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम जैसे एक के साथ रहने से मैं भी अब तुम जैसा कठोर हो गया हूँ। तो तुम अगर चाहो तो इन सारी बच्चियों को अपने सामने जलने का आदेश भी दे सकते हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपना भाई प्रताप चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अथर्व कहता है कि तुम्हें मेरी बच्ची आर्या को प्रताप के वशीकरण से बाहर निकालना होगा। तो इस पर राजनाथ कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं भैया के वशीकरण को नहीं तोड़ सकता, ये वशीकरण के नियम के खिलाफ है, लेकिन मुझे भैया को बचाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनाथ और अथर्व स्कूल की बाकी सारी बच्चियों को कहता है कि बच्चियों तुम जाओ और जाके बस में बैठ जाओ, और ये सारी बच्चियां बस में बैठने लगती हैं। राजनाथ स्कूल की टीचर को बोलता है कि अगर तुमने हमारा पीछा करने का कोशिश किया तो मैं इन सारी बच्चियों को मार डालूंगा, लेकिन अगर मेरा काम सही से हो जाता है तो मैं इन सारी बच्चियों को छोड़ दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, तो तुम आके अपनी बच्चियों को ले जाना, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तुम मेरा पीछा मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बस में बैठकर अथर्व के घर जाने लगते हैं, जहाँ के प्रताप को बंद करके रखा गया था। रास्ते में एक बच्ची इन्हें दिखती है और राजनाथ गाड़ी को रुकवाता है। राजनाथ बच्ची से कहता है कि तुम आके गाड़ी के अंदर बैठो, लेकिन हम देखते हैं कि राजनाथ उस बच्ची कितनी भी बार बोलता है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में अथर्व राजनाथ से पूछता है कि आखिर 12 सालों के बाद तुम्हें अचानक से अपने भाई की क्यों याद आ गई। तो इस पर राजनाथ बताता है कि उसके भैया हमेशा ही अपने वशीकरण की विधि को पूरा करने के लिए कई कई सालों तक जंगल में भटकते रहते थे। तो उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो अपनी वशीकरण की किसी विधि को पूरी कर रहे होंगे, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा दिन बीत गए
और उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। तब मुझे उनके बारे में पता करने की ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा कि वो ज़िंदा तो हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अथर्व का घर आ जाता है और राजनाथ बच्चियों को कहता है कि तुम में से आधी मेरे साथ जाएंगी और बाकी सब घर के चारों तरफ फैलकर घर की निगरानी करेंगी ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। इसके बाद अथर्व अपने रूम में ले जाता है और उसे आर्या को दिखाता है और वो कहता है कि यही है मेरी बच्ची जो इतने सालों से प्रताप के वशीकरण में है। तो इस पर राजनाथ कहता है कि इतने सालों से वशीकरण में रखना ये तो बहुत ही बड़ी बात है, ये भैया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अथर्व कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को वशीकरण से मुक्त करना होगा। तो इस पर राजनाथ कहता है कि मैं पहले अपने भैया से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बेटी को उनके वशीकरण से मुक्त करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अथर्व राजनाथ को प्रताप के कमरे में ले आता है। यहाँ पर राजनाथ प्रताप की हालत देखकर अथर्व पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये तुमने भैया के साथ क्या किया है। वो प्रताप को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में नहीं आता है। इसके बाद अथर्व कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने तुम्हें तुम्हारा भैया दे दिया, अब तुम मेरी बेटी को वशीकरण से मुक्त करो। राजनाथ कहता है कि तुम अपनी बेटी आर्या को नीचे लेकर आओ, क्योंकि अगर भैया ने वशीकरण किया है तो भैया ही उस वशीकरण को हटा पाएंगे। अथर्व कहता है कि मेरी बेटी आर्या प्रताप को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी, मैं उसे नीचे नहीं ला सकता, तुम्हें ही ऊपर आकर वशीकरण की विधि को हटाना होगा। लेकिन राजनाथ कहता है कि ये संभव ही नहीं है, जिसने वशीकरण दिया है उसी से वशीकरण हट सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अथर्व अपनी बेटी आर्या को वहाँ पे ले आता है और राजनाथ कहता है क्या तुमने भैया से कुछ भी लिया है। अथर्व राजनाथ को बताता है कि मैंने प्रताप से कभी कुछ नहीं लिया, मैं तो प्रताप को जानता भी नहीं था, प्रताप ने बस मेरी बेटी को एक लड्डू दिया था जिसे खाने के बाद वो वशीकरण में हो गई थी। तो इस पर राजनाथ कहता है कि लड्डू में तो वशीकरण होता है, तुमने लड्डू के अलावा भैया को कुछ और दिया है। तो इस पर राजनाथ कहता है कि अगर तुमने कुछ दिया है तभी वशीकरण की विधि इतने सालों तक चल सकती है। पे अथर्व कहता है कि मैंने जब उस ठेले पर चाय पिया था तो उस चाय के पैसे प्रताप नहीं दिए थे। तो इस पे राजनाथ कहता है कि तुम्हें भैया को वो 10 रुपये लौटाने होंगे। इसके बाद अथर्व प्रताप को वो 10 रुपये लौटा देता है और राजनाथ कहता है कि तुम्हारी बेटी अब वशीकरण से मुक्त हो चुकी है, तुम अपनी बेटी को पुकारो। इसके बाद अथर्व अपनी बेटी आर्या को आवाज़ लगाता है और हम देखते हैं कि आर्या प्रताप के 12 सालों के वशीकरण से बाहर आ चुकी रहती है। आर्या जैसे ही प्रताप को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद अथर्व आर्या को रूम से बाहर लेके जाता है। अभी राजनाथ को पता चलता है कि अथर्व ने उसके भाई प्रताप की जबान काट दी है और वो अथर्व पे हमला कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया की जबान काटने की। राजनाथ अथर्व को मारने के लिए बच्चियों को ऑर्डर देने ही वाला रहता है, तभी अथर्व अपने घर का साउंड सिस्टम ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही तेज सायरन घर के आसपास बजने लगता है। वो सायरन इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि जब राजनाथ बच्चियों को ऑर्डर देता है कि तुम अथर्व को मार दो तो ये चीज़ बच्चियों को सुनाई ही नहीं देती है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती हैं। और हम देखते हैं कि अथर्व राजनाथ को भी प्रताप की तरह ही अपने घर में बंदी बना लेता है। और साथ ही मूवी के लास्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि अथर्व प्रताप की तरह ही शायद राजनाथ की जुबान भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स और टीचर आकर उससे बातें करती है कि तुम आखिर प्रताप और राजनाथ को पुलिस को क्यों नहीं सौंप देते। तो इस पे अथर्व कहता है कि पुलिस को कभी भरोसा नहीं होगा कि वशीकरण जैसी कोई भी चीज़ होती है, और मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को समाज में छोड़ दिया जाए तो ये दोनों ऐसे राक्षस हैं कि कल जो तबाही हुई वैसी तबाही फिर से हो सकती है। इसीलिए मैं इन दोनों को अपने घर में ही रखूँगा अपनी नज़रों के सामने। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्या को, जो कि अब प्रताप के वशीकरण से बाहर आ चुकी रहती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये मूवी अपने घर पे ही बैठ के देखें, क्योंकि इस मूवी का कोई भी पार्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है।
मुझे मूवी का फर्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स थे। लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन वर्स 2 में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है और कहानी काफ़ी सिंपली आगे बढ़ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड।